फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक ट्विन सीट SU-57 एयरक्राफ्ट की फ़ोटोग्राफ निकलकर सामने आई है जिसको डी वेरिएंट बताया जा रहा है। और अभी तक ये अपडेट है कि इसके टेस्टिंग ट्रायल चल रहे हैं और कुछ दिनों में ये फर्स्ट फ्लाइट भी कर सकता है। तो यहाँ पर इस ड्यूल सीट वेरिएंट को लेकर इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा लोगों का हो गया है क्योंकि इसको एज अ कमांड सेंटर भी बताया जा रहा है फ्यूचर में मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस के लिए, जो कि रशिया द्वारा कराए जाने हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रशिया द्वारा काफ़ी समय से SU-57 को S-70 ओकोटनिक के साथ पेयर कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो बिहाइंड दी एनिमी लाइंस जाकर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ये S-70 द्वारा किए जाएंगे और इसको कंट्रोल SU-57 द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर अभी कोशिश थी कि AI का इस्तेमाल करते हुए सेकेंडरी पायलट जो है AI एक्ट करेगा और कमांड यहाँ पर SU-57 का पायलट देगा, जिसके अंतर्गत S-70 एक्ट करेगा। लेकिन ये जो ड्यूल सीट वर्जन है उसमें जो रियर सीट रहेगी ये खाली ट्रेनिंग के लिए ही नहीं रहेगी, बल्कि ये एज अ कमांड सेंटर एक्ट करेगा और रियर वेपन सिस्टम ऑफिसर या फिर ड्रोन ऑपरेटर जो भी आप कह लें वो आपके मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। जिस तरीके से हम अपने कैट्स प्रोग्राम में तेरस को एज अ मदरशिप बना रहे हैं, उसी तरीके से SU-57 को लेकर रशिया द्वारा एज अ मदरशिप बनाया जाना है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में ही मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसको ट्विन सीट बनाया गया है। क्योंकि बोर्ड नंबर यहाँ पर एडिट कर रखा है तो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, पर लाइकली जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, आप पीछे पेंट जॉब भी देख सकते हैं, इसको देखकर क्लियरली ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में ही डेवलपमेंट है। तो ये एक इशू भी है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन प्लेटफॉर्म्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये इस कॉन्फ्लिक्ट में हिट हुआ है, जिसकी वजह से कंपोजिट को लेकर रशिया प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इसलिए नए प्लेटफॉर्म्स को बनाने में इन्हें परेशानी आ रही है। तो लाइकली यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप्स है उसी का इस्तेमाल करते हुए ये डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इवन नए इंजन्स को लेकर भी ये एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप्स में ही टेस्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ इस प्रोग्राम के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस हो रही है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो आपको वेरिएंट दिखाई दे रहा है इसको एज अ कमांड सेंटर फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, जो कि शोकेस करता है रशिया मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस को लेकर कितना सीरियस है। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर SU-57 के क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये F-35 जितना स्टेल्दी नहीं है, ये F-22 जितना स्टेल्दी नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटिंग फिलॉसफी डिफरेंट है और जो काम F-35 करता है वो काम रशिया अनमैन्ड सिस्टम से कराने की फिराक में है, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। SU-57 एज अ हैवी हिटर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल यूज़ केस के लिए होगा, जहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रायोरिटी नहीं रखा गया है, पर लो विजिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर अचीव करी जा रही है। तो जिस तरीके से SU-57 का डेवलपमेंट चल रहा है ये काफ़ी प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट निकल कर सामने आ रहा है और जिस तरीके का एक्सपीरियंस रशिया को यूक्रेन के अगेंस्ट में मिला है, क्योंकि वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये यूक्रेन ने डिप्लॉय किए हैं, तो रशिया को उनके अगेंस्ट में ऑपरेट करने का जो एक्सपीरियंस मिला है उसको वो यूटिलाइज करते हुए SU-57 में बदलाव कर रहे हैं। और जो इनकी मैन अनमैन्ड टीमिंग है काफ़ी हद तक इनके एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है। तो रशिया ने कई प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर लूज़ भी किए हैं, लॉसेस की बात करते ज़रूर हैं कॉन्फ्लिक्ट में, पर उससे जो मिला एक्सपीरियंस है उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो उस एक्सपीरियंस से इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो ये चीज़ कही जा सकती है कि रशिया डेफिनेटली सरप्राइज़ करेगा अपने वेपन पैकेज के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। बाकी ये क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं कि SU-57 जो है ये रशिया के मेन एयरक्राफ्ट क्यों नहीं है यूक्रेन के अगेंस्ट में, और रशिया इनको क्यों इतना कम यूज़ करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके पास ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा नंबर में है ही नहीं, तो रशिया रिस्क नहीं ले रहा है इन प्लेटफॉर्म्स को यूक्रेन के अगेंस्ट में डीप इनसाइड यूज़ करने के लिए। ऑल्दो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए ऐसे एरियाज़ में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पर ये थोड़ा सेफली ऑपरेट हो पाए, जिसके अंतर्गत एक ऑपरेशन के दौरान इसको S-70 ओकोटनिक को शूट डाउन भी करना पड़ा था मैल फंक्शन की वजह से, क्योंकि वो हॉस्टाइल एरिया में फ्लाई कर रहा था। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी कि यहाँ पर फेलियर्स देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज रशिया के पास हैं, लेकिन उनका वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। फंड्स अगर ज़्यादा इशू ना होता तो शायद ये प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ता, और इसलिए ये इंडिया को बेचने के लिए ज़्यादा पिच भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो क्या इंडिया को ये प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहिए? तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पर रशिया द्वारा करी जा रही है, जिस तरीके की डेस्परेशन रशिया द्वारा दिखाई जा रही है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और हम एक अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को देखते हुए।
अगर IAF के पास बजट है रफ़ाल परचेस करने के बाद, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तेजस मार्क 2 और आर्मका के ऑर्डर्स को लेकर, तो डेफिनेटली वो Su-27 के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस को देखते हुए ये सेंस भी बनाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।